जय हिंद सबको। मैं राजेश आज को राजेश एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत लोग का डिमांड था कि एक ऐसा चैनल बनाइए सर कि जिसमें हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी, रेलवे एसएससी का भी मैं तैयारी कर सकूं। उसी को ध्यान में रख के हमने एक नया चैनल आपके सामने ला रहे हैं। ये दूसरा चैनल है मेरा। इसको आप इसमें सभी तरह के एग्जाम की तैयारी होगा। जीएस का भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, मैथ, रीजनिंग, सभी प्रकार की तैयारी होगा। इस अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं ये झारखंड जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग 6 जेपीएससी में पूछा गया प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जिसका हम व्याख्या के साथ आपको चर्चा कर रहे हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ते जाएं। आपको आपकी मन इच्छा के अनुसार आपकी तैयारी यहाँ से होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। ऑप्शन में है क्या? ए ऑप्शन दिया है आधारभूत संरचना के विकास की कमी, जंगल की आग, सी में है सिंचाई और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ होगा कि झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यानी झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख घटक जंगल की आग है। जंगल की आग से झारखंड राज्य के विभिन्न जिले प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से हजारीबाग है ना, हजारीबाग है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, यानी झारखंड के विभिन्न जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं। जंगल के आग झारखंड के आरक्षित एवं संरक्षित वनों में भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यानी झारखंड राज्य में जो सुरक्षित वन है, वन के रूप में जो उसको आरक्षित कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। सेकेंड ऑप्शन दिया है सभी गतिविधियों की छूट, और तीसरा ऑप्शन दिया है सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा यानी बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर रोक। झारखंड राज्य में वनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो राज्य में सुरक्षित वनों में बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर रोक है। ठीक है, निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है 4, बी में 3 और सी में 5 और डी में दिया हुआ है पहला। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है जेपीएससी ने 3 माना है, यानी ऑप्शन बी को सही आंसर माना है, लेकिन इसका आंसर सी होगा। ठीक है, NIDM के अनुसार राज्य में 5 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। इनमें से आप देख सकते हैं, इनमें उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र पहला एक हो गया, ऊपरी छोटानागपुर क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी निम्न पठारी क्षेत्र इसमें शामिल है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो आंसर की जारी हुआ था उसमें इसको बी को सही माना है, जो ऐसा नहीं होना। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन इसका सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA वर्ष में गठित की गई है, यानी कौन सा वर्ष में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है? ऑप्शन देखिए 2009, 2011, 2008 या 2010 में। तो इसका सही आंसर है डी, यानी 2010 में। ठीक है, यानी झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन का जो गठन हुआ था 2010 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA का नेतृत्व कौन करता है? ठीक है, यानी कौन करता है? पहला ऑप्शन दिया है जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई एक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी जिला दंडाधिकारी या फिर जिला समाहर्ता, दोनों एक ही पोस्ट होता है जो DC होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सी, यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर, एक ही चीज़ है। इस प्रकार झारखंड राज्य में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व होता है जिला दंडाधिकारी या फिर समाहर्ता, वही करता है। ऑप्शन सही, इसका आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी विभिन्न एग्जामों में पूछा भी है। बिरसा मुंडा,
तेलंगा खड़िया, तिलका मांझी और या फिर सिद्धू और कान्हू। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा तिलका मांझी। यानी झारखंड में जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहले आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व जो 1771 ईस्वी में तिलका मांझी ने किया। तिलका मांझी संथाली आदिवासी इलाकों के बहादुर नेता थे, यानी शक्तिशाली साहसी बहादुर नेता थे। ठीक है, वह अपने लोगों को बेईमान जमींदारों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे और अपने लोगों की ज़मीन को बहाल कराना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को भेजकर तिलका मांझी के विद्रोह को कुचल दिया। 1785 में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। तिलका मांझी को झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आगे। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था किसको? यानी अल्बर्ट एक्का, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी या जतराव राव। बहुत ही आसान क्वेश्चन, यह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट एक्का। यानी अल्बर्ट एक्का वर्ष 1771 के भारत पाक युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित वह झारखंड के पहले निवासी हैं। अल्बर्ट एक्का का जन्म जो था झारखंड राज्य के गुमला जिला में हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था, यानी स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था, क्या था? उरांव जनजाति का था, गोंड था, ये मुंडा था या फिर नागवंशी था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार हो जनजाति था, कि जो यहाँ चारों ऑप्शन में से कोई नहीं दिया है। हो जनजाति का था। पोटो सरदार के नेतृत्व में आदिवासियों ने सिंहभूम में बहादुरी से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। कई ब्रिटिश सैनिक मारे गए। पोटो सरदार और उनके सबसे करीबी सहयोगी नारा हो, है ना, बोरा हो, नारा हो, बोरा हो, पांडुआ हो, देवी हो, बूढ़ो हो, ये सभी उनके सहयोगी थे और हो जनजाति थे। भुगनी हो को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ये जितना नाम बोला गया ये सभी उनके करीबी थे और इनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया और 1838 ईस्वी में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। झारखंड यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। मरांग गोमके किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, जयपाल सिंह को, के.एस. सिंह को या शिबू सोरेन को या बिरसा मुंडा को। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। मरांग गोमके जयपाल सिंह को कहा जाता था। यानी जयपाल सिंह एक मुंडा आदिवासी थे। उन्होंने एम्स्टर्डम में वर्ष 1928 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का उन्होंने नेतृत्व किया था। यानी इन्हीं के नेतृत्व में हॉकी खेला गया था। ये कैप्टन थे। कालांतर में झारखंड राज्य की मांग को लेकर जयपाल सिंह आदिवासियों के एकमात्र नेता बनकर उभरे। भारत के संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्होंने अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया। ठीक है, यानी ये संविधान सभा में सदस्य थे। अनुसूचित जनजातियों का उन्होंने वहाँ पर सक्रिय भूमिका भी निभाई, चलाया। उन्हें लोकप्रिय रूप में मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है महान नेता। यानी मरांग गोमके का अर्थ होता है महान नेता होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कहता है कि 1954 यानी 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? 1954 में छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन दिया है सत्यदेव साहू, सुखदेव महतो, राम नारायण खलखो या एम.एल. अग्रवाल। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष सुखदेव महतो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, शिवलाल सागर, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, सिमोन उरांव या फिर अशोक भगत। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सिमोन उरांव। यानी झारखंड के रहने वाले वाटरमैन सिमोन उरांव को वर्ष
16 में यानी 2016 में पर्यावरण संरक्षण के लिए झारखंड राज्य के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी को भी उस साल पर सम्मानित किया गया था। यानी सिमोन उरांव के साथ साथ जो होता है ना, तीरंदाज दीपिका कुमारी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? यानी सर्वश्रेष्ठ विधायक किसको चुना गया विधानसभा से? ऑप्शन पहला देखिए, प्रदीप यादव, विरंची नारायण, स्टीफन मरांडी या फिर जोबा मांझी। तो इसका सही आंसर है स्टीफन मरांडी। यानी वर्ष 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा महेशपुर से 7 बार विधायक रह चुके स्टीफन मरांडी को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें झारखंड विधानसभा के 16वें स्थापना दिवस के रूप में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह थी। यानी कौन सा झांकी था गणतंत्र दिवस समारोह में जिसको द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? मलुटी का मंदिर, रजरप्पा मंदिर, देवघर मंदिर या बासुकीनाथ मंदिर। तो यहाँ इसका सही आंसर है मलुटी मंदिर। यानी झांकी श्रेणी में वर्ष 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड के मलुटी मंदिर को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस समारोह में महाराष्ट्र के पंढरपुरा वारी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी देश भर में यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था जिसमें पूरे देश भर में मलुटी मंदिर को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस धातु का सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? ठीक है, यानी सीधा लाभ स्थानांतरण में पूरे देश में झारखंड का पहला स्थान मिला। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है चीनी में, दूसरा दाल में, तीसरा खाद्य तेल और चौथा है केरोसिन तेल। तो इसका सही आंसर डी है केरोसिन तेल। यानी 1 अक्टूबर 2016 से झारखंड राज्य के 4 जिले जिसमें से देखिए चतरा, हजारीबाग, खूंटी और जामताड़ा में केरोसिन तेल में प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण डीबीटी शुरू करने वाला देश का यह प्रथम राज्य बना। डीबीटी योजना के तहत अनुदान यानी जो सब्सिडी मिलता है सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा रहा है। ठीक है, झारखंड की इस पहल का उद्देश्य अनुदान को युक्तिसंगत बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? यानी जो जिला दिया है उसमें सब में गुजरता है, उसमें से नहीं गुजरेगी। यहाँ पर देखिए धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम, यानी पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगी। ठीक है, 24 अक्टूबर 2016 को गैस वितरण हेतु ऊर्जा गंगा परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया। यह परियोजना देश के 5 राज्यों जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के 6 जिले, ठीक है, कौन कौन जिला है? बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम एवं यह रांची से गुजरेगी। ठीक है, इसमें इसलिए मेरा ऑप्शन यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम में इसका सही आंसर है जिसमें से वो नहीं गुजरेगी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, गायब होता हुआ देश एक उपन्यास है जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? निर्मला पुतुल, रजत वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी या रमेंद्र। ठीक है, रनेंद्र। तो इसका सही आंसर है रनेंद्र। यानी गायब होता हुआ देश के लेखक रनेंद्र हैं। इनकी यह पुस्तक इनके पहले उपन्यास यानी ग्लोबल गांव के देवता की तरह विस्थापित होते, टूटते, बिखरते और लगातार गायब होते जा रहे आदिवासी समाज की समस्याओं की एक कहानी है। ठीक है, यानी समस्याओं के बारे में बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं। यानी कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन हैं? सोलेमान मुर्मू, नारायण सोरेन, पंचानन मरांडी या फिर रघुनाथ मुर्मू। तो इसका यहाँ सही आंसर है सोलेमान मुर्मू। यानी कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार जो हैं वह सोलेमान मुर्मू है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, खेरवाल बांसो धोरोमपुथी एक के रचयिता कौन है? यानी यहाँ पर जो है खेरवाल बांसो धोरोमपुथी के रचयिता यानी रचनाकार कौन है?
पहला ऑप्शन दिया है फादर पीटरलाल एक्का, स्टीफन हेकी मुर्मू, मांझी रामदास टुडू या फिर डोमन हंसदा। तो यहाँ इसका सही आंसर है मांझी रामदास टुडू। ठीक है, मांझी रामदास टुडू। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं, यानी आदि धर्म एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा है। ऑप्शन पहला देखिए रघुनाथ मुर्मू, गुरबचन सिंह, रामदयाल मुंडा, निर्मल मिंज। तो यहाँ आदि धर्म जो है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार जो हैं पद्मश्री रामदयाल मुंडा हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस साहित्यकार का जन्म शताब्दी 2016 है। ठीक है, ऑप्शन पहला देखिए वंदना, रामस्वार्थ सिंह, दिनेश्वर प्रसाद या राधा कृष्ण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा राधा कृष्ण, यानी साहित्यकार राधा कृष्ण का जन्म शताब्दी वर्ष 2016 थी। ये झारखंड की द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। इनकी पहली रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पहली रचना जो है, पहली कहानी है सिन्हा साहब, जो वर्ष 2029 में प्रकाशित हुई थी। इनके अन्य कहानी संग्रह में प्रमुख हैं रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंद और गोल आदि। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार अस्पांजर आयरन संयंत्र अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? आदित्यपुर में, सोनारी में, चांडिल में या फिर तमाड़ में। तो इसका सही आंसर है चांडिल, यानी बिहार अस्पांजर आयरन लिमिटेड भारत का पहला व्यापारिक अस्पांजर आयरन संयंत्र है। यह संयंत्र सरायकेला खरसावां जिले के उमेश नगर चांडिल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? ठीक है, यानी भारत के कौन सा राज्य है जिसमें से सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या केरल। तो इसका सही आंसर हमारा झारखंड है। ठीक है, यानी झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना को लागू किया गया। इसे याद रखेंगे 15 नवंबर यानी स्थापना दिवस पर 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का निम्नलिखित उद्देश्य है प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना। ठीक है, दूसरा है वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, निजी क्षेत्र में वनोपज है ना, यानी वन उपजाऊ जो होती है उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी वन उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वन पर दबाव को कम करना। नेक्स्ट है यानी किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उसकी आय को बढ़ाना, यानी किसान भी चाहें तो वृक्षारोपण करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ावा देना, यानी पूरी जन सहयोग से, जनता के सहयोग से इसकी बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कुल निर्मित किए गए यानी किए जाने वाले आवासों की कुल संख्या क्या है? यानी 2016-17 वित्तीय वर्ष में कुल कितना आवास का निर्माण किया गया था? ऑप्शन देखिए 8,000, 9,000, 10,000 या फिर 11,000। तो यहाँ पर कुल 11,000 पूरे झारखंड में आवास का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग जो होता है 11,000 आवासों का निर्माण का लक्ष्य है। इस योजना हेतु 80 करोड़ रुपया के बजट का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? यानी योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन पहला है 2011 में, है ना, 2013 में, 2014 में या फिर 2016 में। तो इसका सही आंसर है 2016। यानी झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनवरी 2016 में योजना बनाओ अभियान की शुरुआत की। इस योजना की टैग लाइन है यानी हमारी योजना हमारा विकास, यानी हम योजना बनाएंगे तभी विकास करेंगे। ठीक है, इस योजना में ग्रामीण अपनी ग्राम पंचायत के साथ मिलकर अपने जीवन से जुड़ी आजीविकाओं या बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहभागितापूर्ण योजनाओं का चयन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना का शुरुआत किया, किस वर्ष किया?
है ना। ऑप्शन 2011, 2012, 2013 और 2014, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा 2014। यानी झारखंड सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों की बेटियों हेतु, है ना, जुड़े श्रमिकों की बेटियों हेतु सरस्वती योजना की शुरुआत 2014 ईस्वी में की। राज्य सरकार विनिर्माण क्षेत्र में निबंधित मजदूरों की बेटियों के खाते में डाक योजना के तहत 500 रुपया की बीमा कराएगी। यानी इसमें 5,000 रुपया की जो है बीमा कराएगी। बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। यानी उसको जब 18 वर्ष पूरा कर जाएगी उनकी बेटियां, तो उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इसमें से बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। संथाली की प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। यानी संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह क्या था? हेडमाओक अटो, कुमकू, है ना, कुकमू, या फिर महिला चेचेत दाई, या फिर समीर। तो इसका आंसर होगा कुकमू। यानी संथाली की प्रथम छोटी कहानी का संग्रह जो है कुकमू है। अब लंगड़े क्या है? लंगड़े क्या है? वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का नृत्य है, या जादू का प्रकार है, ठीक है, या फिर ए और सी दोनों है, यानी वाद्य यंत्र और जादू का प्रकार। तो यहाँ पर इसका जो होता है, यानी यहाँ पर लांगड़े क्या है? लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है। यानी देखिए, लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है जिसे डाहार नृत्य भी कहते हैं। यह माघ महीने का नृत्य है। माघ बांगा पर्व पर यह नृत्य किया जाता है। इसका एक प्रारूप बाहा नृत्य भी है। बाहा मतलब फूल होता है, ठीक है। बाहा नृत्य भी है जो फाल्गुन महीने में, यानी फागुन महीने में किया जाता है। यह नृत्य सरहुल, जिसको बाहा पर्व कहते हैं, के उपलक्ष्य पर किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कजली कब गाया जाता है? यानी कजली कब गाया जाता है, ठीक है। रबी फसल के समय, होली में, वर्षा ऋतु में, या चैत मास में। तो इसका सही आंसर होगा वर्षा ऋतु में। यानी कजली जो है वर्षा ऋतु में, यानी सावन भादो में यह जो है कजली गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रचलित लोकगीतों में से यह एक है। इसका मुख्य केंद्र जो होता है वाराणसी और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, टांगीनाथ केंद्र था। यानी टांगीनाथ कहाँ पर है? वैष्णव टांगीनाथ केंद्र था। किसका केंद्र था? वैष्णव धर्म का, पशुपति संप्रदाय का, बौद्ध धर्म का, या फिर जैन धर्म का। तो इसका सही आंसर जो होगा ये पशुपति संप्रदाय का ये था, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं टांगीनाथ क्या है। यानी गुमला जिला इसका मुख्यालय से, यानी गुमला जिला जो है उसके मुख्यालय से उत्तर पश्चिम दिशा में टांगीनाथ मंदिर का अवशेष स्थित है, आज भी है ना। यह शिव को समर्पित इस मंदिर स्थल पर प्राचीन प्रस्तर, संदर, है ना, स्तंभ और आदि एकत्रित कर रखे गए हैं, जहां विशाल त्रिशूल भी विखंडित अवस्था में पड़ा हुआ है, ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने यहाँ शिव की घोर उपासना की थी। यानी शिव का जो है घोर उपासना की थी। नेक्स्ट चलते हैं, धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? यानी धूमकुड़िया है जो किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उरांव की है, हो की है, या गोंड की है, या फिर कोल की है? तो इसका सही आंसर है उरांव की है। यानी उरांव जनजाति के युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है ना, यानी समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा भी नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप जो होता है आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। यानी वर पक्ष के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। यानी वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव गांव का मुखिया को महतो कहते हैं, ठीक है। उरांव की पंचायत को भी हम लोग पचारो कहते हैं। यानी उरांव का जो पंचायत होता है उसको पंचारो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, यानी व्यापारिक सुगमीकरण में भारतीय राज्य में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन दिया है प्रथम, दूसरा में है पंचम, सप्तम या फिर तृतीय।
तो यहाँ पर इसका आंसर होगा यानी 7वां स्थान है। यानी वर्ष 2016 में विश्व बैंक तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जो होता है DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान 7वां है। इस सूची में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से दोनों पहले स्थान पर हैं। ठीक है, दोनों पहले स्थान पर हैं और झारखंड जो है यहाँ 7वां स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। झारखंड राज्य की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। कितना, क्या लक्ष्य रखा है? ऑप्शन देखिए, पहला है 70% विद्युतीकरण 2017 तक कर लेना है, 80% विद्युतीकरण 2017 तक कर लेना है, 90% विद्युतीकरण जो होता है 2017 तक कर लेना है, या फिर 100% विद्युतीकरण 2017 तक कर लेना है। तो यहाँ पर लक्ष्य जो रखा गया है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यानी 2016 में जो नीति रखा गया है 2017 तक, यह क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है कि इसमें 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है, प्रदान की गई है। इस औद्योगिक नीति में वर्ष 2017 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है। साथ ही पतरातू थर्मल पावर स्टेशन पर 4000 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने हेतु झारखंड सरकार ने NTPC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है, यानी कितने साल ये रहेगी जो 2016 में लागू हुई है? 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर 1 साल? तो इसका आंसर होगा 5 साल, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 में औद्योगिक नीति के स्थान पर वर्ष 2016 में एक नई औद्योगिक नीति लागू की है जिसकी अवधि 5 साल है, यानी यह अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक ये चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है, यानी कितना कम से कम मिनिमम पूंजी निवेश इसमें किया जा सकता है उसकी आवश्यकता है। पहला है 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया या फिर 500 करोड़ रुपया। तो इसका सही आंसर है 300 करोड़ रुपया की आवश्यकता है। ठीक है, झारखंड सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृहद परियोजना के लिए न्यूनतम 300 करोड़ रुपये पूंजी निवेश की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त विनिर्माण में न्यूनतम 250 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 35 में। 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार, यानी 2008 में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम, खाली स्थान दिया हुआ है, 1 वर्ष में होगी। यानी कितना बार? 1 बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी या फिर 4 बार होगी? इसका आंसर होगा 2 बार, यानी कम से कम वर्ष में 1 साल में 2 बार बैठक होना है। ठीक है, झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास, उद्योगों व खानों की स्थापना के लिए काफ़ी भूमि अर्जित की गई। ठीक है, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विस्थापित हुए, यानी बहुत संख्या में लोग विस्थापित हुए और ये स्थानीय लोग अपनी भूमि, वन, जल संसाधन, सामुदायिक पहचान, कला एवं जीविकोपार्जन को खो बैठा। पुनर्स्थापन हुआ तो सभी ये खो बैठा। स्थानीय लोगों के हित की रक्षा के लिए सरकार द्वारा पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 लाई गई। इस नीति के अनुसार निगरानी तंत्र के लिए राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई। इसके सदस्य मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें से मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे, संबंधित विभाग के मंत्री, संबंधित विभाग के सचिव, राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ होंगे। यानी इसके जो मेंबर होंगे, इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और संबंधित विभाग के मंत्री इसके सदस्य होंगे, संबंधित विभाग के सचिव इसके सदस्य होंगे, राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भी इसके सदस्य होंगे। यानी इस परिषद का कार्य है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के
क्रियान्वयन के संबंध में परामर्श देना एवं उसकी समीक्षा करना। इस परिषद की बैठक 1 वर्ष में 2 बार होगी। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन दो सही आंसर, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है, यानी नदी दिया हुआ है और जलप्रपात दिया हुआ है, जिसमें से कौन सा जो ऑप्शन जो है नदी और जलप्रपात के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर, जोन्हा राढ़ू नदी पर, दसवें कांची नदी पर, या लोध बराकर नदी पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा लोध जलप्रपात, जिसे बूढ़ाघाट जलप्रपात कहा जाता है। ये बराकर नदी पर नहीं है, यही इसका गलत ऑप्शन है, यानी आंसर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में बूढ़ा नदी पर, यानी बूढ़ा नदी पर ही स्थित है। इसे बूढ़ाघाट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड का प्रमुख जलप्रपात तथा भारत में 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 469 फीट है। ठीक है, जबकि अन्य विकल्प सभी सही हैं, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। बड़ा आसान सा प्रश्न है कि तिलैया जो बांध बनाया गया है किस नदी पर है, दामोदर नदी पर, बराकर नदी पर, कोनार नदी या फिर उसरी नदी। तो इसका आंसर होगा बी, यानी बराकर नदी पर। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1953 में हुआ था। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है, यानी 366 मीटर ये बांध लंबा है। बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, यानी सिंचाई भी किया जाता है और बिजली भी यहाँ से उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, यानी पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। 1600 मीटर, 1665 मीटर, 1365 मीटर या फिर 1260 मीटर। तो इसका सही आंसर है सी, 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी यानी जैन मंदिर स्थित है, यानी इसके शिखर पर जो होता है जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटनागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसे समेत शिखर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है, यानी तुरामडीह जो है उससे कौन सा खनिज की खनन होती है, कौन सा खनिज निकाला जाता है। ऑप्शन देखिए, काइनाइट, एजबेस्टॉस या फिर अभ्रक या यूरेनियम। तो यहाँ इसका सही आंसर डी होगा, यूरेनियम। यानी तुरामडीह जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, यहाँ से यूरेनियम खनिज का खनन किया जाता है। यह जादूगोड़ा से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ खनन कार्य किया जाता है, यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ जो होता है खनन का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बेटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, यानी बेटोनाइट जो होता है उसका निक्षेप कहाँ पाया जाता है झारखंड में, कौन सा जिला में, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, साहेबगंज या फिर जामताड़ा। ठीक है, यहाँ जामताड़ा होगा। ऑप्शन इसका सी सही आंसर है, साहेबगंज। बेटोनाइट निक्षेप झारखंड के साहेबगंज में पाया जाता है, यानी साहेबगंज जिला में पाया जाता है। यहाँ भारत में बेटोनाइट के कुल भंडार का 0.17% भंडार मौजूद है, यानी पूरे इंडिया में जितना पाया जाता है उसका झारखंड में यहाँ पर है, यहाँ पर 0.17% मौजूद है। भारत के कुल 568.36 मिलियन टन बेंटोनाइट के भंडार मौजूद हैं, जबकि झारखंड में 0.980 मिलियन टन भंडार यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत यानी निजी जोत या मूल रैयती अधिकृत जोत माना जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा धारा के तहत, तो धारा 9, धारा 8, धारा 7 या फिर धारा 10। तो इसका आंसर होगा धारा 10, यानी डी इसका सही आंसर है। संथाल परगना अधिनियम 1949 के धारा 10 के अंतर्गत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वे
मूल रैयत का जोत यानी निजी जोत या मूल रैयती जोत यानी अधिकृत जोत माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें खाली स्थान दिया हुआ है, यानी कितने वर्ष तक कृषि न किया जाए या कितने वर्ष तक कृषि नहीं किया गया हो। ऑप्शन देखिए, 4 साल तक, 6 साल तक, 5 साल तक या 8 साल तक। तो इसका आंसर होगा 3 यानी 5 साल तक। कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष के अंदर कृषि कार्य नहीं किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत यानी धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी व मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से यानी कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। किसको किसको देना है? मुखिया को और एसडीओ को। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है, गांव से अस्थायी अनुपस्थिति के स्थिति में या हल चलाने लायक बैलों की कमी के स्थिति में या रैयत की विधवा व नाबालिग होने की स्थिति में या इनमें से सभी। यानी यहाँ पर इसका आंसर होगा डी यानी इनमें से सभी। ठीक है, यानी मूल रैयत एसडीओ और मुखिया को सूचना दे करके अस्थायी रूप से कृषि कार्य हेतु न्यास में रख सकता है। इसके अनुसार कहा गया है कि गांव में अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में वो रख सकता है, अपनी बीमारी या शारीरिक रूप से असमर्थ होने की स्थिति में भी रख सकता है, हल चलाने लायक बैलों की कमी के कारण भी वो रख सकता है या रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में भी वह रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया है, यानी कितना प्रतिशत। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 50%, 60%, 70% या फिर 80%। तो इसका आंसर होगा यानी 70%। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के धारा 2 के अनुसार पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए भूमि अर्जन की दशा में प्रभावित कुटुंबों के कम से कम 70% कुटुंबों की पूर्व सहमति अभिप्राप्त की जानी होगी। ठीक है, अभिप्राप्त की जानी होगी। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं 45। प्रश्न कहता है कि भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है। ऑप्शन देखिए, भूमि रिकॉर्ड में उसका स्वामित्व हो या जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता मिला हुआ हो या पट्टा अधिकार का मालिक हो। यानी इसका आंसर यहाँ उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 3G में भूमि स्वामी के बारे में प्रावधान किया गया है। याद रखना है, धारा 3G में भूमि स्वामी के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार भूमि स्वामी की निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं, है ना, या शामिल हैं। पहला दिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति जिनका नाम भूमि या मकान या उसके भाग के स्वामी के रूप में अभिलेखित है। ठीक है, दूसरा कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका जंगल अधिकार अधिनियम 2006 के अधीन मान्यता प्राप्त हो तथा पट्टा अधिकार का वो स्वामी हो, है ना। इस रूप में हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। यानी पश्चिम सिंहभूम में एक खान चिड़िया है जो कि इसके कारण किसके लिए प्रसिद्ध है या क्या है जिसके चलते वो प्रसिद्ध है। ठीक है, पहला है पक्षी अभयारण्य है या फिर भेड़िया अभयारण्य है या लौह अयस्क का खनन होता है वहाँ या खरकई पर बांध है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा सी, यानी वह लौह अयस्क है। पश्चिम सिंहभूम जिले में अवस्थित चिड़िया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी लौह अयस्क का खनन वहाँ से
किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ठीक है, यानी झारखंड का कौन सा जिला है जिसमें लाह का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम या फिर गुमला? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा रांची। यानी वर्ष 2014-15 के डाटा के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान झारखंड के रांची जिले में लाह का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया गया। ठीक है, रांची के पश्चात सिमडेगा, खूंटी एवं गुमला जिले में क्रमशः द्वितीय और चतुर्थ स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। झारखंड लोक सेवा आयोग में यहाँ जो जेपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें इसको खूंटी को विकल्प सही में आंसर माना है। ठीक है, जो ये सही विकल्प माना है, लेकिन वर्तमान में ये रांची इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना होता है? यानी प्रति व्यक्ति पेड़ और वन का आच्छादन झारखंड में कितना है? ऑप्शन पहला दिया है 0.08 हेक्टेयर, 1.08 हेक्टेयर या 2.08 हेक्टेयर या 3.08 हेक्टेयर। तो इसका आंसर होगा 0.08 हेक्टेयर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वन एवं वृक्षावरण का क्षेत्रफल जो है वह है 26,261 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 32.94% है। ठीक है, राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल है वह है 0.08 हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झारफाक प्रोग्राम में इसको शामिल किया गया है, वो कौन सा जिला में स्थित है? रांची में स्थित है या पूर्वी सिंहभूम में, हजारीबाग में या फिर पलामू में? तो यह इसका आंसर जो होगा ये हजारीबाग में स्थित है। यानी यह जो होता है कि राज्य का पहला जूलॉजिकल पार्क भी है, याद रखना है इसको कि राज्य का पहला जूलॉजिकल पार्क है ये। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? यानी रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर है वो किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? दामोदर भेड़ा जिसको भैरवी नदी भी कहा जाता है, दामोदर शेरमुखी या दामोदर बराकर या दामोदर कोनार? तो इसका आंसर ए होगा, यानी दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर रजरप्पा मंदिर स्थित है। ठीक है, रांची से 80 किलोमीटर और रामगढ़ से 27 किलोमीटर दूर में जो है रामगढ़ चितरपुर रोड पर स्थित रजरप्पा एक शक्तिपीठ है। रजरप्पा दामोदर और भैरवी या फिर उसको भेड़ा नदियों के संगम पर अवस्थित है। यहाँ स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध और हिंदू तीर्थ स्थल का एक प्रमुख स्थान है। ठीक है, यह मंदिर बहुत पुराना है और इसका वास्तुशिल्प डिजाइन तांत्रिक महत्व के अन्य मंदिरों के समान है। चलिए, अब तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसका सेकंड पार्ट अभी 50 क्वेश्चन चर्चा किए, 50 क्वेश्चन सेकंड पार्ट फिर हम नेक्स्ट वीडियो में तुरंत लेके आपके सामने आ रहे हैं। और आपको झारखंड में जेएसएससी से भी जितना भी प्रश्न आए सारा मॉडल को प्रश्न आपको बताएंगे। उसके बाद रीजनिंग और मैथ का भी आपका क्लास होगा।